गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू दोस्तों। आप सभी का एम के शाहू क्लासेस में स्वागत है। आज 15 अगस्त 2024 आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। दोस्तों, ये एनसीईआरटी सार संग्रह मध्यकालीन भारत का इतिहास का ये तीसरा लेक्चर है। इससे पहले के मध्यकालीन के 2 लेक्चर आए हैं, तो इसमें हम लोग इस तीसरे लेक्चर में देखेंगे कि सैयद वंश और लोदी वंश, विजयनगर साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत में प्रशासन, इससे जो रिलेटेड है वन लाइनर वो हम लोग कवर करेंगे। और दोस्तों, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और यदि कोई क्वेरी होगी तो आप कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और पहला जो आपका क्वेश्चन है, यानी एक क्वेश्चन कह लीजिए या पॉइंट कह लीजिए, सैयद वंश। सैयद वंश का अगर कार्यकाल की बात करें तो 1414 से शुरू होता है और 14 से 51 ईस्वी तक सैयद वंश भारत पर शासन करता है। इसे रिलेटेड फर्स्ट पॉइंट है आपका, कह रहा है कि 1414 ईस्वी में दौलत खां को पराजित करके एक ख्रिज खां ने किस वंश की स्थापना की? तो ये सैयद वंश। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, सैयद वंश की स्थापना ख्रिज खां ने की थी। और किस वंश को पराजित करके? तो जो है ये दौलत खां उस समय शासक था 1414 ईस्वी में, और दौलत खां को ख्रिज खां ने पराजित किया और उसके बाद सैयद वंश की स्थापना की। नेक्स्ट पॉइंट है कि रैयत ए आला की उपाधि धारण करने वाला सैयद वंश का शासक कौन था? तो रैयत ए आला की जो उपाधि धारण की थी ये था ख्रिज खां। ख्रिज खां ने जब सैयद वंश की स्थापना की और दौलत खां को पराजित किया, उसके बाद रैयत ए आला की उपाधि धारण की। तो ये ध्यान रखिएगा, रैयत ए आला की उपाधि धारण की थी ख्रिज खां ने। नेक्स्ट पॉइंट है कि सल्तनत काल में शासन करने वाला एकमात्र शिष्या कौन था? तो ये था सैयद वंश। यानी सल्तनत काल में शासन करने वाला एकमात्र शिया कह लीजिए, तो जो शिया था ये सैयद वंश था। और शिया जैसे मुस्लिमों में दो होते हैं, एक शिया और सुन्नी, तो जो शिया था ये सल्तनत काल में शासन करने वाला एकमात्र शिया ये था सैयद वंश। नेक्स्ट पॉइंट, आगे हम लोग देखते हैं कि सैयद वंश का सबसे योग्य शासक अगर देखा जाए तो ये था मुबारक शाह। मुबारक शाह सैयद वंश का सबसे योग्य शासक था। इसने तारीख ए मुबारक शाही पूछा गया है क्वेश्चन कि तारीख ए मुबारक शाही के लेखक कौन है? तो लेखक है याहिया बिन अहमद सरहिंदी। याहिया बिन अहमद सरहिंदी जो है को संरक्षण प्रदान किया था किसने? मुबारक शाह ने। नेक्स्ट पॉइंट है कि दिल्ली सल्तनत में प्रथम अफगान राज्य के रूप में लोदी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी के द्वारा की गई थी। और हम लोग देखते हैं कि लोदी वंश के जो शासक हुए वो कौन कौन से हुए? तो इसमें लोदी वंश के शासकों ने जो है सुल्तान की उपाधि धारण की, उसमें पहला है बहलोल लोदी और इसने शासन किया 1451 ईस्वी से 1489 ईस्वी तक। फिर दूसरा आता है सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने 1489 से 1517 ईस्वी तक शासन किया। उसके बाद इब्राहिम लोदी आता है और इब्राहिम लोदी भी सुल्तान की उपाधि धारण की, जो कि 1517 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक भारत पर शासन किया। नेक्स्ट पॉइंट है कि दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में किसने सर्वाधिक समय तक शासन किया? तो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान में अगर देखा जाए सबसे अधिक समय तक शासन किया था बहलोल लोदी ने। 38 वर्ष तक इसने शासन किया बहलोल लोदी, जो कि सबसे अधिक समय तक जो है दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में अगर बात करें तो सबसे अधिक समय तक शासन किया। नेक्स्ट पॉइंट है कि किस सुल्तान के बारे में अब्दुल्लाह ने अपनी पुस्तक तारीख ए दाऊदी में लिखा है कि जब वह अपने सरदारों के साथ मिलता था तो वह कभी सिंहासन पर नहीं बैठता था। तो ये बहलोल लोदी के बारे में कहा गया है। किस सुल्तान के बारे में? तो बहलोल लोदी के बारे में कहा गया है। और किसने लिखा है?
अब्दुल्ला ने अपनी पुस्तक तारीख दाऊदी में लिखा है। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट कह रहा है कि किस सुल्तान ने आगरा नगर की स्थापना कर उसे अपनी राजधानी बनाया। तो आगरा नगर की जो स्थापना की थी वह की थी सिकंदर लोदी ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी और सिकंदर लोदी ने अपनी राजधानी दिल्ली बनाया था। ये भी ध्यान रख, ओ सॉरी, आगरा नगर की स्थापना करके और आगरा को अपनी जो है राजधानी बनाया था सिकंदर लोदी ने। नेक्स्ट है कि सिकंदर लोदी ने भूमि की माप के लिए किस पैमाने का प्रयोग प्रारंभ किया। तो ये गज ए सिकंदरी कई बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा कि गज ए सिकंदरी पैमाने का प्रयोग किसने प्रारंभ किया। तो ये सिकंदर लोदी ने, और ये किस लिए किया गया, भूमि की माप करने के लिए गज ए सिकंदरी का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है कि सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला लोदी वंश का पहला शासक कौन था। तो सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला लोदी वंश का पहला शासक था सिकंदर लोदी। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, और नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि सिकंदर लोदी ने मुसलमानों में प्रचलित अनेक कुप्रथाएं थी, जैसे मुहर्रम पर ताजिया निकालना, महिलाओं को पीरों की मज़ारों पर जाने या उनकी याद में जुलूस निकालने पर प्रतिबंध लगाया था। तो मुहर्रम पर ताजिया निकालना और महिलाओं द्वारा जो पीरों की मज़ार पर जाती थी उनकी याद में जुलूस निकालने पर, इन दोनों पर प्रतिबंध लगाया था किसने, सिकंदर लोदी ने। ये भी ध्यान रखिएगा। और फिरोज शाह तुगलक ने लगभग 300 नगरों की स्थापना की। 300 नगर में जो कि महत्वपूर्ण कुछ नगर थे। अब हम लोग देखते हैं लोदी वंश का जो समय काल है वह 1451 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक लोदी वंश ने भारत पर शासन किया। इसमें देखा जाए अगर तो सल्तनत कालीन जो वंश थे उसमें वंश और शासनकाल और संस्थापक, तो जो मामलुक वंश था ये 1206 से 1290 ईस्वी तक अर्थात 84 वर्ष तक शासन किया और मामलुक वंश की स्थापना ऐबक ने की थी। दूसरा आता है खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी तक लगभग में 30 वर्षों तक शासन किया और खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। तुगलक वंश की अगर वहीं बात करें तो 1320 से 1414 ईस्वी तक लगभग 94 वर्षों तक शासन किया तुगलक वंश ने, यानी सबसे अधिक समय तक शासन किया तुगलक वंश ने। और तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। सैयद वंश की अगर बात करें तो 1414 से 1450 ईस्वी तक शासन किया, लगभग 37 वर्षों तक शासन किया और सैयद वंश की स्थापना ख्रिश खां ने की थी। लोधी वंश की अगर बात करें तो लोधी वंश 1551 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक अर्थात लगभग 76 वर्षों तक शासन किया और लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट अगर देखते हैं, अगला पॉइंट कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत के वंशों में सर्वाधिक शासन काल तुगलकों का रहा तथा सबसे कम यानी न्यूनतम शासन काल वो रहा आपका खिलजी वंश का। यानी तो दिल्ली सल्तनत पर अगर देखा जाए सबसे अधिक लंबे समय तक शासन किया तुगलक वंश ने शासन किया और सबसे कम समय तक खिलजी वंश ने शासन किया। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे लंबे समय तक किन वंशों ने शासन किया, तो तुगलक वंशों ने। अगला पॉइंट है कि भारतीय संगीत पर पहली यानी प्रथम फारसी ग्रंथ जो लिखा गया वह कौन था, तो लज्जत ए सिकंदर शाही की रचना किसके कार्यकाल में की गई थी, तो ये की गई थी सिकंदर लोदी के कार्यकाल में। नेक्स्ट पॉइंट है कि सिकंदर लोदी किस नाम से कविताएं लिखा करता था, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार विभिन्न एग्जामों में पूछा गया है। तो गुलरुखी उपनाम से कविताएं जो है ये लिखा करता था। कौन, सिकंदर लोदी किस नाम से, गुलरुखी उपनाम से कविताएं जो है लिखा करता था। आगे है अगला पॉइंट है कि लोदी वंश के साथ साथ दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था, तो लोदी वंश के साथ साथ दिल्ली सल्तनत का अंतिम जो सुल्तान था वो था इब्राहिम लोदी। ये लोदी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। नेक्स्ट पॉइंट है वर्ष 1518 में लड़े गए खातौली का युद्ध भी कई बार पूछा गया दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। तो खातौली के युद्ध कब लड़ा गया, 1518 ईस्वी में लड़ा गया और इसमें इब्राहिम लोदी को किसने पराजित किया, तो इसमें इब्राहिम लोदी पराजित हुआ था महाराणा सांगा से इब्राहिम लोदी पराजित हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है कि पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया, पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था उसमें इब्राहिम लोदी यानी बाबर ने किसे पराजित किया,
तो बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। नेक्स्ट पॉइंट है कि किस सुल्तान की मृत्यु के बाद भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई। तो भारत में मुगल वंश की स्थापना इब्राहिम लोदी की मृत्यु के बाद मुगल वंश की स्थापना हुई। नेक्स्ट पॉइंट है, अगला पॉइंट कह रहा है कि इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान था। यानी इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान था जो कि रणभूमि युद्धभूमि में वीरगति को प्राप्त हुआ था। तो ये वीरगति को प्राप्त हुआ था इब्राहिम लोदी, जो कि दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान था जो रणभूमि यानी युद्ध के मैदान में मारा गया था और इसे वीरगति प्राप्त हुई थी। अगला पॉइंट कह रहा है कि भारत में पोलो खेलने का प्रचलन बहुत इंपॉर्टेंट है। पोलो खेलने का प्रचलन किस शासक ने किया था? तो ये किया था तुर्कों ने। तुर्कों ने ही भारत में सबसे पहले पोलो खेल का प्रचलन प्रारंभ किया। अगला पॉइंट है कि सल्तनत काल में दस्तान बंदान किसे कहा जाता है? तो सल्तनत काल में दस्तान बंदान उलेमा को कहा जाता है। अगला पॉइंट है कि कह रहा है कि किस भारतीय ने संगीत यंत्र तबला एवं सितार का प्रचलन किया? तो तबला एवं सितार का प्रचलन किया था अमीर खुसरो ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो भारतीय ने यानी किस भारतीय ने? तो अमीर खुसरो ने तबला यंत्र और सितार यंत्र का प्रचलन किया था। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि हिंदी खड़ी बोली का जनक किसे माना जाता है? ये भी अमीर खुसरो को माना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार ये दोनों को जो है पॉइंट पूछे गए हैं विभिन्न एग्जामों में, ध्यान रखिएगा कि खड़ी बोली का जनक पिता अमीर खुसरो को कहा जाता है और तबला एवं सितार का प्रचलन भी अमीर खुसरो ने ही प्रारंभ किया था। अगला पॉइंट कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना वर्ष 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक दो व्यक्तियों ने की थी। किसकी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। और कब? ये भी ध्यान रखिएगा, तो 1336 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट है कि विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? तो चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था बुक्का प्रथम ने, जो कि विजयनगर का शासक था, चीन के सम्राट के पास अपना पहला राजदूत भेजा था। नेक्स्ट है कि अभिलेखों में विजयनगर के किस शासक को, यानी अभिलेख में विजयनगर के किस शासक को पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी सागरों का स्वामी कहा जाता है? यानी पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी ये सागरों का जो स्वामी है वो बुक्का प्रथम को कहा जाता है, क्योंकि इसका पूर्व, पश्चिम और दक्षिण सागरों पर जो है आधिपत्य था। तो ये अभिलेखों में मिलता है कि विजयनगर का एक शासक था और विजयनगर का वो जो शासक था वो बुक्का प्रथम था। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि हरिहर ने विजयनगर, जो कि हम्पी में पड़ता है, तो विजयनगर हम्पी को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। तो विजयनगर यानी हम्पी को अपनी दूसरी राजधानी किसने बनाया? तो हरिहर ने बनाया। और विजयनगर के ध्वंसावशेष यानी ध्वंस करने के बाद जो अवशेष मिले वो हम्पी में आज भी विद्यमान है। तो हम्पी में विद्यमान है। नेक्स्ट पॉइंट है कि विजयनगर का पहला शासक कौन था जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहमनी से गोवा को जो छीना था वो हरिहर द्वितीय ने छीना था। विजयनगर का पहला शासक था हरिहर द्वितीय, जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर, जो है विजय विट्ठल मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो ये दोस्तों हम्पी में स्थित है। नेक्स्ट है कि विजयनगर के राजा जो थे कृष्णदेव राय, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किसके साथ किया था? तो गोलकुंडा का युद्ध जो है कुली कुतुब शाह के साथ किया था। कुली कुतुब शाह के साथ कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किया था। आगे हम लोग देखते हैं करा वंश, संस्थापक, समय और अंतिम शासक। वंश की अगर बात करें, संगम वंश के संस्थापक हरिहर प्रथम थे और ये 1336 ईस्वी में किया था और इन्होंने शासन किया 1336 से 1356 ईस्वी तक। और संगम वंश का जो अंतिम शासक था वो विरूपाक्ष द्वितीय था। दूसरा है शालू वंश का संस्थापक शालू नरसिंह था और ये 1485 से 1505 ईस्वी तक शासन किया। और शालू वंश का अंतिम शासक इम्माडी नरसिंह था। तुलु वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने किया था और इसने शासन किया 1505 से 1570 ईस्वी तक तुलु वंश चला। और इसके जो अंतिम शासक थे वो सदाशिव राय थे। फिर है अराविडु वंश की स्थापना तिरुमल ने किया था और 1507 के बाद
और ये जो अंतिम शासक थे वो रंग तृतीय थे। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, और अगला पॉइंट है, कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य का जो वित्तीय व्यवस्था थी, वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी। तो विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य जो है विशेषता थी भू राजस्व, यानी भूमि से राजस्व प्राप्त करना। अगला पॉइंट है, कृष्णदेवराय के दरबार में 8 तेलुगु कवि थे। तो कृष्णदेवराय के दरबार में कितने कवि थे, कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो 8 मेन कवि थे, 8 तेलुगु कवि थे, और उनको क्या कहा जाता था, तो उनको अष्टदिग्गज के नाम से जाना जाता था। 8 कवियों को अष्टदिग्गज के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है कि तालीकोटा, तालीकोटा का जो युद्ध है, तालीकोटा का युद्ध किस वर्ष हुआ, तो ये दोस्तों हुआ था 1565 ईस्वी में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार विभिन्न एग्जाम में पूछा गया है तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध इसे राक्षसी तंगड़ी के युद्ध के नाम से भी जानते हैं, जो कि 1565 ईस्वी में हुआ था। अब आते हैं विजयनगर साम्राज्य के राजवंश देख लेते हैं। इसमें यात्री, देश, शासक और विवरण। निकोलो काउंटी एक यात्री था इटली का। कई बार पूछा गया है कि जो है निकोलो काउंटी किस देश का यात्री था, इटली का था। और ये शासक जो है देवराय प्रथम के शासनकाल में ये आया था। और विजयनगर शहर का वर्णन इसने किया था, निकोलो काउंटी ने। अब्दुल रज्जाक जो यात्री था, ये फारस देश से आया था और देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। इसने विजयनगर सचिवालय का वर्णन किया। पायस जो यात्री था, ये पुर्तगाली था और ये कृष्णदेवराय के शासनकाल में आया था, और इसने जो है विजयनगर के शिल्प व व्यापार का वर्णन किया था। और अगला है बारबोसा, जो बारबोसा यात्री था, ये पुर्तगाली था, ये कृष्णदेवराय के शासनकाल में आया था। इसने सती प्रथा का वर्णन किया। पूछ सकता है सती प्रथा का वर्णन किसने किया, किस यात्री ने किया, तो बारबोसा यात्री ने किया, जो कि पुर्तगाल का था। अगला जो यात्री है वो सीजर फ्रेडरिक है, ये भी पुर्तगाली है और ये सदाशिव राय के शासनकाल में आया था। इसने विजयनगर का वर्णन किया था। अगला है नूनीस, नूनीस यात्री, ये भी पुर्तगाली था, ये अच्युत देवराय के शासनकाल में आया था और सती प्रथा का उल्लेख इसने भी किया। निकतिन, निकतिन दोस्तों ये रूस का यात्री था और ये मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में आया था और विजयनगर की असमानता का वर्णन इसने किया था निकतिन ने। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, और अगला है, कह रहा प्रसिद्ध विजयनगर शासक जो कृष्णदेवराय थे। कृष्णदेवराय विजयनगर के प्रसिद्ध जो शासक थे, कृष्णदेवराय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग था, तो उस समय दोस्तों तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग था कृष्णदेवराय के शासनकाल में। अगला पॉइंट है कि जब राजा वाडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की, तब विजयनगर साम्राज्य का जो शासक था वो कौन था, वो था वेंकट द्वितीय। वेंकट द्वितीय मैसूर राज्य की स्थापना के समय विजयनगर साम्राज्य का शासक था वेंकट द्वितीय। नेक्स्ट है कि अपनी मदुरा विजय कीर्ति में अपने पति की विजय अभियानों का वर्णन करने वाली जो कवयित्री थी वो कौन थी, तो वो दोस्तों थी गंगा देवी। गंगा देवी जो है, गंगा देवी ने अपने पति की विजय अभियानों का वर्णन किया था मदुरा विजय, जो कि मदुरा पर विजय प्राप्त किया था। तो उनकी पत्नी थी गंगा देवी, तो गंगा देवी ने उनके विजयों का अभियान का वर्णन किया था। नेक्स्ट है कि होयसलों का प्राचीन राजधानी द्वार समुद्रम थी। पूछ सकता है कि होयसलों की प्राचीन राजधानी कहाँ थी, द्वार समुद्रम थी। का वर्तमान नाम क्या है, तो वर्तमान नाम हैलब्रिड है। नेक्स्ट है कि विजयनगर की जो प्राचीन राजधानी के स्रोत किन खंडहरों से मिलते हैं, तो विजयनगर की प्राचीन राजधानी के जो स्रोत हैं वो दोस्तों हम्पी के खंडहरों से प्राप्त होते हैं। अगला है वैदिक ग्रंथों के भास्कर सायण, वैदिक ग्रंथों के भास्कर सायण को आश्रय प्रदान किया गया था किसके द्वारा, तो विजयनगर राजाओं के द्वारा। और दोस्तों ये एनसीईआरटी सार संग्रह में हमने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस के तीनों पार्ट कवर किए हैं। सबकी प्ले लिस्ट बनी हुई है, जो लोग ना देखे हों वो लोग जो है प्ले लिस्ट पे जा करके चैप्टर बाय चैप्टर और लेक्चर बाय लेक्चर देख सकते हैं। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, कह रहा है राज, संस्थापक और स्थापना, राजवंश, राजधानी और विलय। ये दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट है। देख लेते हैं कि जो बरार राज था इसकी स्थापना फतेहुल्लाह इमाद शाह ने की थी और इसकी स्थापना 1484 में हुआ। इसके जो राजवंश थे वो इमाद शाही राजवंश से संबंधित थे और इन्होंने राजधानी जो बनाया था एलिचपुर और गाविलगढ़। इसका विलय जो है 1574 ईस्वी को अहमदनगर में हुआ था। दूसरा है बीजापुर, बीजापुर के संस्थापक यूसुफ आदिल खां थे और इन्होंने इसकी स्थापना 1489 ईस्वी में की थी और
जो राजवंश थे वो आदिल शाही राजवंश से संबंधित थे। राजधानी इन्होंने नौरसपुर बनाया और ये 1686 जिसको औरंगजेब द्वारा मुगल साम्राज्य में इसे विलय कर लिया गया। अगला है अहमदनगर। अहमदनगर की स्थापना मलिक अहमद ने की थी 1490 ईस्वी में और इसके जो राजवंश थे वो निजाम शाही राजवंश से संबंधित थे। राजधानी इन्होंने जुन्नार और अहमदनगर बनाया। 1633 ईस्वी को शाहजहां द्वारा मुगल साम्राज्य में इसे विलय कर लिया गया। गोलकुंडा। गोलकुंडा राज्य की स्थापना कुली कुतुब शाह ने की थी 1512 ईस्वी में और राजवंश जो थे वो कुतुब शाही राजवंश से संबंधित थे। राजधानी जो है इसकी बनाई गई थी गोलकुंडा ही और 1657 ईस्वी को औरंगजेब द्वारा मुगल साम्राज्य में इसे विलय कर लिया गया। बीदर। बीदर राज्य की स्थापना अमीर अली वरीद ने किया था 1526 ईस्वी में और वरीद शाही ये राजवंश से संबंधित है। राजधानी इन्होंने बीदर बनाया और 1618 ईस्वी को बीजापुर में इसे विलय कर लिया गया। विजयनगर साम्राज्य 1336 ईस्वी से 1646 ईस्वी तक मध्यकालीन दक्षिण भारत का एक प्रमुख साम्राज्य था, ये भी ध्यान रखिएगा। और आगे हम लोग देखते हैं दिल्ली सल्तनत में, देखते हैं कि इसमें कह रहा है कि दीवान ए मुस्तखराज। दीवान ए मुस्तखराज विभाग की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई थी? तो दीवान ए मुस्तखराज विभाग की स्थापना जो है ये अलाउद्दीन खिलजी के कार्यकाल में हुई थी। नेक्स्ट है कि सल्तनत काल के अधिकांश जो अमीर थे एवं सुल्तान ये किस वर्ग के थे? तो ये दोस्तों तुर्क वर्ग के थे। नेक्स्ट पॉइंट है कि फिरोज शाह तुगलक ने इस्लाम में धर्मांतरित किस व्यक्ति को अपना वजीर नियुक्त किया था? तो वजीर जो नियुक्त किया था वो तैलंग ब्राह्मण खान ए जहां को अपना जो है वजीर नियुक्त किया था। अगला पॉइंट कह रहा है कि बिजारत। बिजारत दोस्तों कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बिजारत का चरमोत्कर्ष किस राजवंश के अंतर्गत हुआ? तो ये हुआ तुगलक राजवंश के अंतर्गत। नेक्स्ट है कि सल्तनत काल में भू राजस्व का जो सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी हुआ करता था वो कौन था? वो था चौधरी। यानी सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च जो ग्रामीण अधिकारी था वो उसे चौधरी कहा जाता था। नेक्स्ट है हक ए सर्व कर। एक प्रकार का कर है जिसका नाम है हक ए सर्व कर। ये किस पर लगाया जाता था? तो ये सिंचाई पर दोस्तों ये कर लगाया जाता था, हक ए सर्व कर। अगला पॉइंट है कि इस्लामी शरीयत के अनुसार, इस्लामी शरीयत के अनुसार अगर देखा जाए करों के प्रकार कितने प्रकार के थे? तो एक तो था जजिया जो कि एक गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर था। दूसरा था जकात, मुसलमानों से उनकी आय का 2.5% यानी 2.5% स्वैच्छिक धार्मिक कर के रूप में लिया जाने वाला एक कर था। तीसरा है खुम्स। खुम्स जो था ये लूट से प्राप्त धन, उसके 1/5 हिस्से को सुल्तान और 4/5 हिस्से को सैनिकों में बांटा जाता था। परंतु अलाउद्दीन के काल में केवल 1/5 हिस्सा सैनिकों को दिया जाता था अलाउद्दीन के शासनकाल में। और एक अगला जो कर है खराज। खराज दोस्तों ये भू राजस्व यानी गैर मुसलमानों से लिया जाता था। ये भी खराज भी पूछा गया है कई बार, ध्यान रखिएगा। अगला है करा सिक्कों पर बगदाद। बगदाद के अंतिम खलीफा का जो नाम है, सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम किस शासक के शासनकाल में अंकित हुआ? तो ये अंकित हुआ दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी मसूद शाह के शासनकाल में। अलाउद्दीन मसूद शाह के शासनकाल में सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम जो है अंकित किया गया। अगला पॉइंट है ये कह रहा है कि इल्तुतमिश ने अपने शासनकाल में चांदी का टका एवं तांबे का जीतल नामक 2 सिक्के चलाए थे। तो एक तो चलाया था चांदी का टका और दूसरा तांबे के जीतल। तांबे के जो सिक्के चलते थे उन्हें जीतल कहा जाता था और चांदी के सिक्के को टका कहा जाता था। ये दोनों प्रकार के सिक्के इल्तुतमिश ने अपने शासनकाल में चलाए थे। नेक्स्ट पॉइंट है कि सल्तनत काल में फवाजिल। फवाजिल का तात्पर्य क्या है? फवाजिल किसे कहा गया है? तो दोस्तों ये इक्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त जो धनराशि होती थी उसे फवाजिल का नाम दिया गया है दिल्ली सल्तनत में। अगला है जवाबित का संबंध किससे है? जवाबित का संबंध राजकीय कानून से है। नेक्स्ट पॉइंट है कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत में जो निरंकुश राजतंत्र था की स्थापना किस शासक ने की थी? तो दिल्ली सल्तनत में निरंकुश राजतंत्र की स्थापना बलवन शासक ने किया था। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि सल्तनत काल के प्रमुख विभाग देख लेते हैं। सल्तनत काल के जो प्रमुख विभाग, यहाँ से क्वेश्चन आपके या तो वन लाइनर या मैचिंग या जो है आपके कूट वाले क्वेश्चन बनते हैं, तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है दीवान ए बिजारत। दीवान ए बिजारत विभाग का जो दीवान ए बिजारत का जो प्रमुख विभाग था वो था वित्त विभाग। दीवान ए रियासत
ये नियंत्रण विभाग का प्रमुख विभाग था। और दीवान मुस्तखराज ये कृषकों से बकाया भूमि राजस्व वसूलने का विभाग था। दीवान कोही का प्रमुख विभाग कृषि के विकास के लिए था। और दीवान कजा ये न्याय विभाग का प्रमुख विभाग था। और दीवान इंशा ये पत्राचार विभाग था। और दीवान अर्ज ये सैन्य विभाग था। आगे दीवान रिसालत ये विदेशी विभाग था। और दीवान वरीद ये गुप्तचर विभाग था। दीवान बंदगान ये दास विभाग इसको कहा गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये विभाग पूछ सकता है और इधर नाम दे सकता है। आपको ये पता होना चाहिए कि दीवान बंदगान कौन सा विभाग है, दास विभाग इसको कहा गया है। दीवान वरीद ये गुप्तचर विभाग है। दीवान रिसालत विदेशी विभाग है। और आगे हम लोग देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने एकता व्यवस्था, दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एकता व्यवस्था पर आरंभ किया था, इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट है कि सल्तनत काल में केंद्रीय प्रशासन की जो सल्तनत काल में केंद्रीय प्रशासन की संपूर्ण शक्ति किसमें निहित होती थी, तो ये निहित होती थी सुल्तानों में निहित होती थी। अगला है सल्तनत काल में सुल्तान को सहायता प्रदान करने के लिए गठित मंत्रिपरिषद को किस नाम से जाना जाता था, तो ये जाना जाता था मजलिस खलवत के नाम से जाना जाता था। अगला पॉइंट है कि इक्तादारों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए ख्वाजा नामक अधिकारी की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी, तो ये की गई थी ख्वाजा नामक अधिकारी की नियुक्ति बलवन के द्वारा नियुक्त की गई थी। नेक्स्ट है कि सल्तनत काल में भू राजस्व की जो दर थी वो सामान्यतः कितनी होती थी, तो सल्तनत काल में भू राजस्व की दर 20 से 25% होती थी। नेक्स्ट पॉइंट है सल्तनत काल के जो प्रमुख अधिकारी हैं इनको देख लेते हैं और यही लास्ट है हमारा सल्तनत काल के प्रमुख अधिकारी। देखिए आरिजी मुमालिक जो अधिकारी होता था ये सैन्य विभाग का प्रधान होता था। वरीद ये मुमालिक जो होता था ये गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता था। और सद्र उस सुदूर जो अधिकारी होता था ये धार्मिक विभाग का प्रधान होता था। अमीर एक आखोर ये अश्वशाला विभाग का प्रधान होता था। और सर ये जानदार ये सुल्तान के अंगरक्षकों का प्रमुख होता था। और अमीर ये हाजिब जो अमीर या हाजिब है ये दरबारी शिष्टाचार के नियमों को लागू करने वाला प्रमुख अधिकारी होता था। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और जो तैयारी कर रहे हैं उनके साथ जरूर शेयर करें ताकि इसका लाभ उन लोगों को भी मिल सके। और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, आपका दिन शुभ।